हेलो साथियों। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि गौतम में। आप लोगों के लिए जैसा कि आप सभी को पता है कि हम न्यू न्यू गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस, उनके आने वाले जो नोटिस होते हैं उन पर बातचीत करते हैं, उनके बारे में आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आते हैं। और हमें उम्मीद है कि आपके लिए हमारे जो वीडियोस होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जिस तरीके से अभी हमें आपका बहुत सारा प्यार मिला है EMRS के वीडियोस पे, पेपर एनालिसिस पे, पेपर की आंसर की पे, उम्मीद है कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस भी बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। दोस्तों आज फिर इस सीरीज़ में, इस क्रम में एक नया वीडियो लेकर के मैं आ गया हूँ, जिसका हमारे साथियों को, हमारे दोस्तों को, हमारे भाइयों को, हमारे युवाओं को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को बेसब्री से इंतज़ार था कि उनकी भी पुलिस में नौकरी लगे। तो दोस्तों उनको ये जो जिस सुनहरे अवसर का ये सारे दोस्त भाईबंद इंतज़ार कर रहे थे, उनका ये सपना आज साकार हो गया है। आज से 27 दिसंबर 2023 से जो आवेदन है, प्रक्रिया है, वो शुरू हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, आप सभी के लिए आज का जो वीडियो होने वाला है, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, जी हाँ, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में पुलिस की जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था, उसका जो नोटिफिकेशन था वो 23 तारीख को जारी कर दिया था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 23 तारीख को पुलिस में जो पुलिस में था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कहाँ है दोस्तों, आरक्षी नागरिक पुलिस 23 तारीख को ये सर्कुलर आया था। ये आप देख सकते हैं कि आरक्षी नागरिक पुलिस वाला, ठीक है ना, ये संबंध में विज्ञप्ति है 23 तारीख को जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा कर दी थी। और इस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इस नोटिस में, इस सर्कुलर को, इस नोटिस को ही डिस्कस करने वाला हूं कि क्या एज लिमिट क्राइटेरिया रखा गया है। आपको सभी को पता है कि कुछ दिन पहले क्या था कि कुछ कैंडिडेट ऐसे थे, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस की जो रिक्रूटमेंट है, विज्ञप्ति है, वो काफ़ी लंबे टाइम के बाद आई है। लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। बहुत सारे हमारे साथी लोग जो हैं वो क्या हो गए थे, ओवर एज हो गए थे, तो उन लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। उनके हाथ से ये वैकेंसी जारी थी, तो उन्होंने क्या किया था, हड़ताल की थी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रचार किया था, एक अलग लेवल पे प्रोपेगेंडा चलाया था, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उन सब ने, और मेल के थ्रू उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया। और सरकार ने अपने इस अहम फैसले को बदला और कैंडिडेट की जो अधिकतम मैक्सिमम एज लिमिट का क्राइटेरिया था, उसमें सरकार के द्वारा उन्हें छूट दी गई। क्या है ये सब, आइए उस सर्कुलर के माध्यम से डायरेक्ट हम ये सारी चीज़ें देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं और पूरे सर्कुलर को देखते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपके होने वाले हर एक डाउट आपके क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, कब से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, आज 27 दिसंबर 2023 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप अपने आवेदन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, मोटा मोटा देख लेंगे। इस चीज़ के लिए भी हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे। एग्ज़ाम कब होने वाला है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी क्या होगी, आइए इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आई हैं, मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, दोनों के जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाले हैं, जो बोलते हैं कि रनिंग होने वाली है, हाइट मेजरमेंट कितनी है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स कितना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने वीडियो में इन सारी चीज़ों को लेके एक बार विज्ञापन को देख लेते हैं कि क्या विज्ञापन है और कब आया है, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, जो कि तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ में स्थापित है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 23 दिसंबर 2023 को दिल्ली यूपी पुलिस की, सॉरी, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती है उसकी जो विज्ञप्ति है, उसकी घोषणा कर दी है। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि ये बेहद एक खुश खबरी है उन सभी साथियों के लिए जो उत्तर प्रदेश में एक पुलिस के रूप में कार्यरत होने का सपना देख रहे थे। दोस्तों काफ़ी लंबे टाइम से इस विज्ञप्ति का, इस भर्ती का उन लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, जिसकी बात सिर्फ कागज़ों में होती थी। आज वो सब टाइम आ गया है जिसकी बात सिर्फ कागज़ों में हो रही थी, अब उसको धरातल पर उतार कर तुम सभी के लिए लेकर के आ गया है। जो सिर्फ आपका एक सपना था, अब वो हकीकत में बदलने जा रहा है। तो दोस्तों चलिए इस पे बात करते हैं कि ये जो विज्ञापन है एवं अन्य सुसंगत सूचनाएं बोर्ड के द्वारा वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है
UPPBPB.gov.in पर उपलब्ध रहेंगी। कृपया समय सारणी यहाँ पर देखती रहे, समय समय पर आप यहाँ पर विजिट करते रहें किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए, और किसी से कोई भरोसा ना करें। जो भी आपको लीगल ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो सारी आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस की इस भर्ती प्रोन्नति की वेबसाइट पे ही आपको क्या मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती। दोस्तों ये जो है ये सिविल पुलिस के पदों पर है, जो सीधी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और दोस्तों इसमें मैं अगर बात करूं पदों की, तो पद कितने होंगे। सबसे पहली बात, इसमें जो आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर जो पे बैंड होगा वो 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2000 का होगा। और नए वेतनमान के अनुसार मैट्रिक्स 21,700 के अंतर्गत रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इसमें जो आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे वो सीधे सीधे ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। दोस्तों बात करें नंबर ऑफ पदों की, कि कितने पदों पर, पदों की संख्या की, कि जो सिविल पुलिस के लिए जो भर्ती के पद हैं वो कितने हैं। दोस्तों बहुत बड़ी संख्या में आप लोगों का सपना साकार होने जा रहा है। सरकार ने एक बहुत बड़ी संख्या के रूप में पदों की संख्या घोषित की है। दोस्तों टोटल 60,244 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। हाँ जी हाँ दोस्तों, 60,244। और दोस्तों पता है मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि ये 60,244 जो पद है ना, इसमें इस बार पीएससी के पद नहीं है, सीधे सीधे किसके हैं, सारे के सारे सिविल पुलिस के हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इस बार जो पूरी की पूरी भर्ती हो रही है, जो सीधी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही है, वो 60,244 पदों पे सीधे सीधे सिविल पुलिस की हो रही है। ठीक है, पहली चीज़। अगर दोस्तों मैं यहाँ देखूँ कि अनारक्षित के लिए 24,102 पद हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 6,024, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है यानी कि ओबीसी कैटेगरी के लिए 16,254, और दोस्तों एससी के लिए आप देखोगे 12,650, और अनुसूचित जाति यानी कि एसटी कैटेगरी के लिए 1,204 टोटल पद हैं। और इन सब को मिला के कितने हो गए, 60,244। और एक चीज़ और दोस्तों, अभी इसमें क्या था कि मेल और फीमेल कैंडिडेट का बाइफर्गेशन नहीं किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि जितने, मान लो ये जनरल के लिए जो पद है ना, इसका सीधे सीधे जो 10% है, इसका सीधे सीधे जो 10% है, ये 10% फीमेल कैंडिडेट के लिए है। हर एक कैटेगरी में सेम इसी तरह से है कि हर एक कैटेगरी के लिए सेम इसी तरीके से है कि अनारक्षित पद मान लो 24,102 हैं, तो इसके लिए लगभग 2,400 पद जो हैं वो फीमेल के होंगे। ईडब्ल्यूएस में लगभग 600 पद फीमेल के होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग में लगभग 1,600 पद फीमेल के होंगे। अनुसूचित जाति में एससी में 1,250 पद जो होंगे वो एससी के होंगे, और उसमें लगभग 120 पद फीमेल के होंगे। ये फीमेल के, यानी कि टोटल वैकेंसी का 10% जो है वो टोटल किसके लिए हैं, फीमेल के लिए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी दोनों ही तरह के कैंडिडेट, मेल फीमेल दोनों ही इसके लिए एप्लीकेबल रहेंगे। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है, ये घटाई बढ़ाई जा सकती है। इसका जो डिसीजन है वो केवल और केवल सरकार डिसीजन लेगी। दोस्तों बात करूं आवेदन की समय सारणी की, कब कब क्या क्या स्टार्ट होगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, आज 27 दिसंबर 2023 से जो है आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। आज से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन अंतिम तिथि क्या है दोस्तों, अंतिम तिथि है 16 जनवरी। तो 16 जनवरी को आप लास्ट आवेदन कर सकते हैं, अंतिम तिथि है। और दोस्तों बात करूं फीस जमा करने की, जो अंतिम तिथि है वो है 18 जनवरी 2024। लेकिन दोस्तों मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप अंतिम तिथि का इंतज़ार करें, क्योंकि सर्वर इशू आ जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आप क्या करें, समय से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरें, 1-2 दिन का समय लें और अपना मतलब 30, 31, 1, 2, 3 तारीख तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो काम है, आवेदन करने का जो काम है, उससे पूरी तरह से फ्री हो जाएं और बहुत अच्छे से फिर अपनी तैयारी करें। दोस्तों बात करें कि शुल्क की, कि आवेदन शुल्क कितना है, एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ी है वो कितनी ली जा रही है। दोस्तों इसके लिए आपको 400 रुपये पे करने होंगे, मात्र 400 रुपये निर्धारित की गई है जो आवेदन शुल्क है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। बात करूं रिक्वायरमेंट्स की, कि जो क्या क्या अर्हताएँ होनी चाहिए।
दोस्तों ये वही सेम है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवासी हो, ठीक है ना, 1962 के बाद से, ये सारी चीज़ें, श्रीलंका, बांग्लादेशी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। वो आप एक बार देख लेना। ये हमारी वीडियो का पार्ट, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको डिस्कस करना बनता नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, उनकी क्या शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए, उनकी जो क्वालिफिकेशन इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। उसने 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो और किसी भी बोर्ड से कर रखा हो जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, बस, ठीक है। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए, मतलब उसका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए, उसकी जो अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र तत्समय है उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। ऐसा ना हो कि रिजल्ट अभी डिक्लेयर होना बाकी हो, जब वो अप्लाई कर रहा है उससे पहले तक उसके पास उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, उसका रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। जो अपीयर्ड हुए हैं अथवा अपीयरिंग अभ्यर्थी इसके पात्र नहीं होंगे, ठीक है ना। चलिए, आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। उसको जो अपनी प्रतियां हैं, कॉपी हैं सर्टिफिकेट की, वो सब दिखानी होंगी, तभी अभ्यर्थी का दायित्व होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। दोस्तों बात करें अधिमानी अर्हताएं की, जो और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस होती हैं, उनकी मैं अगर बात करूं तो और अन्य किन बातों को ध्यान देने पर अभ्यर्थी को और प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे डोएक नीलेट सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त कर रखा हो, ठीक है ना, न्यूनतम 2 वर्षों की अवधि तक की सेवा की हो उसने प्रादेशिक सेना में, और एनसीसी का कैडेट रहा हो और उसके पास 20 सर्टिफिकेट हो, तो भी उसे इसी के अनुसार प्रेफरेंस दी जाएगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात जो हमारे आवेदनकर्ताओं के सामने, जो अभ्यर्थियों के सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है कि कौन मिनिमम एज लिमिट यानी कि न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट यानी कि अधिकतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल था जो अभी तक का है कि जो न्यूनतम आयु, वैसे तो ये कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होता है दोस्तों। न्यूनतम आयु सीमा की अगर मैं बात करूं तो 18 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा की जो बात करूं वो 22 वर्ष थी और कैटेगरी के हिसाब से ये अलग अलग थी। दोस्तों बात करें, पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु सीमा प्राप्त कर ली हो। 1/7/2023 मतलब 1 जुलाई इस गत वर्ष में 1 जुलाई 2023 तक वो 18 साल का हो चुका हो, 12वीं का उसका रिजल्ट आ चुका हो, उसके पास उसके सर्टिफिकेट मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। और जो 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, यानी कि उसकी अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष की होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आपको कि सरकार ने अधिकतम आयु सीमा को बढ़ा करके सभी कैटेगरी के लिए, सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए एक छूट दी है, उन्हें 3 साल की छूट दी है। अब जो आयु सीमा बढ़ा करके 22 साल से क्या हो गई है, 25 वर्ष हो गई है दोस्तों। इसमें 3 साल बढ़ा दिए गए हैं, 22 प्लस 3 साल सरकार की तरफ से छूट, तो ये 25 वर्ष हो गई है, ठीक है दोस्तों। अब कैटेगरी के हिसाब से मान लो जैसे 22 वर्ष जनरल के लिए अधिकतम आयु सीमा थी, तो इसमें 3 साल 25 हो गई। अब उस 25 में अधिकतम आयु सीमा मान लो 5 साल का रिलैक्सेशन है, एससी के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, ईडब्ल्यूएस के लिए जो भी रिलैक्सेशन है उसमें उनका जो भी एज रिलैक्सेशन मिलना है उसको और ऐड कर दीजिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार का ये एक बहुत बड़ा फैसला जो अभ्यर्थियों के हित में गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले हो रखा हो, तो अब 1 जुलाई 2005 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, उससे पहले का ना हो और इसके बाद का ना हो। लेकिन अब 3 साल छूट मिलने के बाद 1 जुलाई 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी की जो एज आयु सीमा है वो कितनी है, मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 25 वर्ष की आयु सीमा नहीं हो सकती है, लेकिन 3 साल की छूट इन्हें भी दी गई है। तो 2 जुलाई 1998 से पूर्व उनका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसमें बढ़ा दिया गया तो 1 जुलाई 2008 हो गया है बढ़ के, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आयु सीमा की बात, जो रिक्वायर्ड एज लिमिट होनी चाहिए थी, मैंने बता दिया आपको। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी
और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनकी अधिकतम आयु सीमा में छूट शासनादेशों के निहित प्रावधानों के अनुसार उन्हें अनुमान्य होगी। मतलब सरकार के रूल्स के अनुसार उनको उनका एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, प्लस जो सरकार की तरफ से छूट दी गई है 3 साल, वो भी उसमें मानी जाएगी। दोस्तों, अगर मैं अभ्यर्थी के चरित्र की बात करूं तो अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें थी एज लिमिट, एप्लीकेशन आवेदन से रिलेटेड तिथि, शारीरिक स्वास्थ्य कि वो एकदम पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए, अस्वास्थ्य उसका अच्छा हो, शारीरिक दृष्टि से किसी भी तरह की कोई विकृति उसके शरीर में ना हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें। दोस्तों, अगर बात करूं भर्ती प्रक्रिया की, तो जो भर्ती की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन माध्यम से होगी। ठीक है, पूरी तरह से इस ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या होगा, आवेदन लिए जाएंगे, अप्लाई किया जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा इसका। ठीक है ना, रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसमें 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टि से सही पाए जाएंगे, ऑफलाइन लिखित परीक्षा, ऑफलाइन मोड में ये एग्ज़ाम किया जाए, कंडक्ट कराया जाएगा। इस रिटन एग्जामिनेशन में एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा जिसमें 300 अंकों की होगी, जिसकी समय अवधि 2 घंटे की होगी। टोटल 300 मार्क का पेपर होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इस लिखित परीक्षा में 4 सब पार्ट्स होंगे। सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, सामान्य हिंदी जनरल हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता है ना, मेंटल एबिलिटी होगी, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी होगी, और मानसिक अभिरुचि, इंटेलिजेंसी, बुद्धिलिप्ति एवं तार्किक क्षमता, रीजनिंग होगी। ठीक है दोस्तों, ये 4 सेक्शन इसके अंदर आएंगे। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पे 2 अंक दिए जाएंगे और उत्तर गलत देने पे -0.5 यानी कि हाफ नंबर का ऋणात्मक अंक प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों, ये है 4 सेक्शन में ये होगा। OMR बेस्ड पेपर होगा, ऑफलाइन मोड में पेपर होना है, OMR होगी, सर्कल को बबल करना होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, एक से ज़्यादा शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी कराया जाएगा, ये बात सभी को पता है। एग्ज़ाम की जो तिथि है वो बता दी जाएगी। इसके लिए आप वेबसाइट पर और हमारे YouTube चैनल स्टडी विद रवि गौतम पर लगातार उसके संपर्क में बने रहें। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मुहैया कराई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और बाकी हमें कमेंट करके बताएं कि किस तरीके से आप किस टॉपिक पे, अगर आप यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के पेपर चाहते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर बताएं। एक एक करके हम आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें लाएंगे। दोस्तों, ये रूल्स आप पढ़ लेना। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जरूरी कि लोगों के सामने, अभ्यर्थियों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न कि कौन कैंडिडेट एप्लीकेबल है और कौन नहीं। एज रिलैक्सेशन की बात हो गई, एग्जाम का मोड कैसा होना है ये बात हो गई, किस तरह का पेपर का पैटर्न होगा ये बात हो गई। सिलेबस हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि DV और PST की। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो अभिलेखों की समीक्षा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। ठीक है, राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार एक श्रेष्ठता की सूची तैयार की जाएगी। इस श्रेष्ठता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता, आयु में शिथिलता, अभ्यर्थियों द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणी के दावे की पुष्टि करने के लिए उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। ठीक है, इसके संबंध में बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से सूचना दी जाएगी, अभ्यर्थियों के लिए प्रदर्शित की जाएगी और अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। समीक्षा और कैसे जो शारीरिक मानक परीक्षण होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, उसके दल के द्वारा, उनके द्वारा आवेदन पत्र में अंकित की गई सूचना तथा सुसंगत अभिलेखों का अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने मूल अभिलेखों से मिलान किया जाएगा। अभिलेखों की समीक्षा के दौरान प्रस्तुत किए गए मूल प्रमाण पत्र यदि निर्धारित योग्यता, मानक, नियमावली, शासनादेशों के अनुरूप नहीं पाए दिए जाएंगे तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा, उनको वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी अगर सबका सब कुछ ठीक है तो उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की, शारीरिक मानक परीक्षण की, तो इसके स्टैंडर्ड क्या होंगे दोस्तों, वो देख लेते हैं कि मेल कैंडिडेट के लिए क्या होगा और जो महिला अभ्यर्थी है उसके लिए क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। पुलिस अभ्यर्थियों की जो ऊंचाई है, हाइट की मैं बात करूं, पुलिस अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सामान्य, अन्य, पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जातियों, सामान्य यानी कि जनरल, ठीक है, अनरिजर्व्ड, OBC और पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जाति यानी कि SC, इनके अभ्यर्थियों के लिए जो मेल की जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
ठीक है, पहली चीज़। अनुसूचित जनजाति और के अभ्यर्थियों के लिए जो मिनिमम हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों इनको 8 सेंटीमीटर की छूट का रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर मैं चेस्ट की बात करूं, सीना जो है वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाने पर, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, फुलाव आना चाहिए, यानी कि मिनिमम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। और उधर अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी कैंडिडेट के लिए बात करूं तो बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का सीने में फुलाव अनिवार्य है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी किसी भी वर्ग से बिलोंग करता हो। कौन? पुरुष अभ्यर्थी। बात करें महिला अभ्यर्थियों के लिए, ऊंचाई वजन की बात हो रही है यहाँ पे। अगर सामान्य, अन्य पिछड़ा और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थी है तो उनकी मिनिमम हाइट जो है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। भाई मेल के लिए कितना है, 168 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए कितना है, 152 सेंटीमीटर। एससी में जो मेल कैंडिडेट है उसकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर, और जो फीमेल कैंडिडेट है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर मैं महिला के वजन की बात करूं तो महिला का मिनिमम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। फीमेल के केस में ऐसी कोई बात नहीं है वजन वाली, ठीक है, फिर भी वहाँ पर भी एक मिनिमम वजन चाहिए होता है। दोस्तों ये है मेल फीमेल अभ्यर्थी का क्या, फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी कि शारीरिक मानक परीक्षण। अगर वो इसको क्वालिफाई करते हैं तो उनको आगे शारीरिक दक्षता परीक्षण में बुलाया जाएगा, यानी कि पीएसटी के बाद होना है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षण, जिसमें इन लोगों को बताया गया है कि क्या होना है। दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, जो कैंडिडेट शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल पाए जाएंगे, उनको शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, उन्हें बुलाया जाएगा। फिर उसमें होगा क्या, पुलिस अभ्यर्थियों के लिए एक दौड़ होनी है जो 4.8 किलोमीटर की होनी है, और उसके लिए उनको 4.8 किलोमीटर की दौड़ को कंप्लीट करने के लिए 25 मिनट का समय दिया जाएगा पुरुष अभ्यर्थी के लिए। और महिला अभ्यर्थियों की जो दौड़ होनी है वो 2.4 किलोमीटर होनी है, जस्ट हाफ, और उनको 14 मिनट का समय पूरा करने के लिए दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ को पूरा नहीं करते हैं वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे और उनको सीधे सीधे भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा, वो इस चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएगी और यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस परीक्षण को संचालित किए जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चयन एवं अंतिम सूची की अगर मैं बात करूं तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो किस बेसिस पे बनेगी, शारीरिक दक्षता में परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थी के एक चयन सूची तैयार की जाएगी, जिसको दृष्टि में तैयार करेगा और इसे विभागाध्यक्ष को अग्रिम कार्रवाई द्वारा प्रेषित करेगा और इसे बोर्ड की वेबसाइट पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा। दोस्तों कहने का मतलब यह है, जो कैंडिडेट अपने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पास हो जाएंगे उनको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, और जो इस लिखित परीक्षा में जितने क्रम अंक प्राप्त करेंगे उन प्राप्त अंकों के आधार पर सूचीबद्ध तरीके से उनकी वर्गों के आधार पर उनकी वर्गों की एक अलग अलग सूची तैयार की जाएगी, मेरिट तैयार की जाएगी, और उस मेरिट के बेसिस पे ही वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा और उसी के उसमें उनका चयन किया जाएगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। दोस्तों ये बात पहले से क्लियर कर दी है कि बोर्ड के द्वारा किसी तरह की कोई वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं की जाएगी। जितने सीटें हैं उतने कैंडिडेट को बुला लिया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अगर अंक समान होते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को प्रेफरेंस दी जाएगी जो अधिमानीय अर्हता रखते हैं। यदि कोई हो तो रखते हों, 1 से अधिक अभिमानीय अर्हता रखते हैं तो केवल एक ही अधिमानीय अर्हता का लाभ उन्हें दिया जाएगा। जो बड़े होंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके बाद भी यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ही प्रेफरेंस दी जानी है। ठीक है दोस्तों, आरक्षण व आयु सीमा में अगर छूट की मैं बात करूं, ऐसे कैंडिडेट जो सीधे सीधे यूपी के मूल निवासी हैं और SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन उन्हें दिया जाएगा। OBC हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन उन्हें दिया जाएगा। EWS है तो उस हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से उनको अलग अलग उनकी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये
देख लेना, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कैटेगरी कोटा यहाँ पर रिजर्वेशन जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 25 ये छोड़िए। हाँ, तो दोस्तों लंबवत आरक्षण की मैं बात करूं तो यहाँ पे बताया गया है कि अनुसूचित जाति प्रतिशत जो है 21% है। अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी अनुसूचित जाति में। अनुसूचित जनजाति में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग में 27 यानी कि 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी होते हैं उसमें उनको भी 5 वर्ष की छूट है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों के लिए किसी तरह की उम्र कोई रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन नहीं है। हॉरिजॉन्टली बात करी गई है यहाँ पे, ये चीज़ें छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो कैंडिडेट इसके एप्लीकेबल हो वो इन चीज़ों को एक बार देख ले। ठीक है, जो डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, वो एक बार अपना देख लें उसी हिसाब से, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में तो अभिलेखों की संविदा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है दोस्तों, मैं ये सारा इस पर एक बार कि अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, इसकी एक भली भांति एक अलग से हम वेबसाइट एक अलग से एक वीडियो और बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको वो वीडियो पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको करना क्या है कि इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर के ऑल नोटिफिकेशन वाला जो एडवर्टीजमेंट वाला जो सेक्शन है वहाँ पे क्लिक करना है, और आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक बटन होगा, वहाँ पे क्लिक करोगे। सभी अभ्यर्थी आवेदन पत्र के प्रारूप के भरे जाने हेतु निर्देशों को भलीभांति पहले समझेंगे, फिर उसके अनुसार आवेदन करेंगे। इसके बाद अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क जमा करना होगा, और जो एप्लीकेशन फ़ीस का जो मोड है वो आप ऑनलाइन ही पे करेंगे। कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप पे कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या का सामना होने पर आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 18/1/2024 तक ये नंबर एक्टिव रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन शुल्क का भुगतान आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया। फिर उसके बाद ऑनलाइन भुगतान हो जाने पे आप उसको सबमिट कर देंगे और वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, डिजी लॉकर के माध्यम से ही आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, वो अपलोड होंगे। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले जितने भी शैक्षिक, आरक्षण संबंधी या आयु छूट संबंधी और जितने भी अन्य संबंधी प्रमाण पत्र हैं वो डिजी लॉकर पर उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि डिजी लॉकर के माध्यम से ही वो वहाँ पर क्या होंगे, अपलोड करे जाएंगे। प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध न हो, उनकी प्रति स्कैन करके पहले वहाँ पर अपलोड कर लें। फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर की बात करूँ तो आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फोटो और हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करना होगा। फोटो अलग से अपलोड होगा, सिग्नेचर अलग से अपलोड होगा, और इनकी जो फाइल का साइज होना चाहिए दोस्तों, न्यूनतम 20 KB की फाइल होनी चाहिए और अधिकतम 50 KB, मतलब 20 KB से 50 KB के बीच में ये फाइल होनी चाहिए। और जो साइन है, सिग्नेचर है, वो 5 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए। ठीक है, उनको स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं। इनके डायमेंशन भी दी गई हैं। फोटो आपका पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो होना चाहिए। रंगीन फोटो का जो साइज है 35 mm बाय 45 mm होना चाहिए, और सिग्नेचर का भी दिया गया है 70% भाग आपके चेहरे का होना चाहिए। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, नामांकन के लिए कम से कम 6 फोटो 6 महीने के भीतर का होना चाहिए। सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड हल्के ग्रे कलर का होना चाहिए, सफ़ेद कलर का होना चाहिए। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। और जनरली ये चीज़ें सेम होती हैं, इन पे कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, और बोर्ड का निर्णय हर हाल में अंतिम माना जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी की पात्रता, आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी आदि इन सब चीज़ों के मामले में ना बोर्ड का ही निर्णय अंतिम होगा। ठीक है दोस्तों, लिखित परीक्षा का जो कार्यक्रम है, यानी कि जो मैंने बताया पाठ्यक्रम है, वो क्या होगा तो वो यहाँ पर बताया गया है। मैंने बताया कि जो लिखित परीक्षा है, रिटन एग्जाम है, उसमें 4 पार्ट आएंगे। सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, ठीक है, न्यूमेरिकल है मेंटल एबिलिटी, और एक आपका होगा मेंटल एबिलिटी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होंगी। मेंटल एप्टीट्यूड, IQ एंड रीजनिंग एबिलिटी चौथा सेक्शन होगा। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी होगी। तो दोस्तों ये है सिलेबस, और नीचे जो दिए गए हैं ये सारे वो प्रमाण पत्र के प्रारूप दिए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपके जितने भी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, आयु का हो, मूल निवास प्रमाण पत्र का हो, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। आप इनको एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये था वीडियो, एक महत्वपूर्ण वीडियो उस चीज़ के ऊपर जो उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस की जो भर्ती
की घोषणा की गई है 23 दिसंबर 2023 को, और लोगों का सपना साकार करने का जो एक रास्ता है वो लोगों को दिया गया है। उम्मीद है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो युवा साथी हैं, जो पुलिस की भर्ती के लिए इंतज़ार कर रहे थे बेसब्री से, और उनको इंतज़ार था एक लंबे समय से, और जिसकी बातें सिर्फ आज तक कागज़ों में चल रही थी, उसको धरातल पर ला करके लोगों के सामने रख दिया गया है, और लोगों के सपने को पूरा करने की जो एक साजिश है वो की गई है। तो दोस्तों वो सपना साकार होता हुआ नज़र आ रहा है। उम्मीद है आप अपना आवेदन आज 27 दिसंबर से स्टार्ट हो गए हैं और अपना शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि अगर कोई चीज़ गलती से छूट गई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लें, हम आपका जवाब जो है कमेंट में आपको ज़रूर देंगे। और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी करते रहें, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, तभी आपको फिजिकल स्टैंडर्ड मारना है, रनिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। और चलिए फिर वीडियो को यहीं रखते हैं, वीडियो लंबा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से मेहनत करिए। राम राम भाइयों, जय श्री राम।